तेज बारिश ने पूरे जंगल का हाल बेहाल कर दिया था। नदी का पानी उफान पर था और उसी पानी के साथ एक बड़ा नीला ड्रम किनारे पर आ गया। वहीं एक कोने में रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला भी टूटकर गिर गया था। अरे मेरे बच्चों, हमारा घोंसला तो बारिश में बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, बहुत ठंड लग रही है, हमें कहीं छुपा दो। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल में जगह जगह भटक रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुराने नीले ड्रम पर पड़ी। ये क्या चीज़ है? लगता है किसी इंसान के गांव से बहकर आई है, लेकिन ये तो बहुत मजबूत है। अगर मैं इसे अपना घर बना लूं तो बच्चों को बारिश से बचा सकती हूँ। मम्मा, इसमें तो हम आराम से रह सकते हैं, हमें अब भीगना नहीं पड़ेगा। रानो ने तय कर लिया कि अब यही उसका नया घर होगा। रात का समय था। रानो ने जल्दी जल्दी सूखे पत्ते, टहनियाँ और घास लाकर उस नीले ड्रम के अंदर बिछा दी। लो बच्चों, अभी ड्रम ही हमारा घर है। इसमें बारिश भी नहीं आएगी और ठंडी हवा भी नहीं लगेगी। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को ड्रम के अंदर बिठाकर थोड़ा सा अनाज रखा। तभी अचानक नीला ड्रम चमकने लगा। रानो, तुम नेक दिल हो, गरीब हो पर मेहनती हो। अब से मैं तुम्हारा घर हूँ। मेरे अंदर रखा अन्न कभी खत्म नहीं होगा और मेरे अंदर न ठंडी लगेगी न गर्मी। ओह, सच में? तो मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे? हाँ, जब तक तुम दूसरों के साथ बांटोगी तब तक मेरा जादू चलता रहेगा। वाह मम्मा, अब तो हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सुबह हुई और दूसरे पक्षी रानो के नीले ड्रम के घर के पास आने लगे। अरे रानो, तुम्हारे पास इतना अन्न कहाँ से आया? कल तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। बस मेहनत और थोड़ा जादू। जादू? रानो, सच में कुछ तो खास है तुम्हारे घर में। दूसरी ओर कालू कौवा और गौरी कौवी ने देखा कि रानो के घर में अन्न की कोई कमी नहीं है। उनका ईर्ष्या भरा दिल उबल पड़ा। रानो के पास हमेशा इतनी चीजें कहाँ से आती हैं? ये ड्रम भी क्या कोई आम ड्रम है? शायद उसमें कोई राज छुपा है। हमें देखना होगा कि असली वजह क्या है। बच्चों, ये हमारा छोटा सा राज है, इसे किसी को मत बताना। ठीक है मम्मा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ दिन बाद कालू कौवा और गौरी कौवी ने जंगल में जासूसी करना शुरू किया। एक दिन उसने ड्रम चुराने की योजना बनाई। रानो के पास इतना अन्न और मजबूत घर है। अगर मैं ये ड्रम अपने घर ले जाऊं तो सब देखेंगे कि मैं सबसे बड़ा और ताकतवर कौवा हूँ। कालू कौवा धीरे धीरे ड्रम के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही कालू कौवा ड्रम को छूता है, जादुई ड्रम चमकने लगता है और उसे धक्का मारकर बाहर फेंक देता है। कालू कौवा चौंक कर जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये कैसे हुआ? ये तो जादुई ड्रम है। शाम का समय था। नदी के किनारे कालू कौवा और गौरी कौवी धीरे धीरे बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने देखा रानो के पास अब ढेर सारा अन्न है। वो नीला ड्रम, उसमें सच में कोई ताकत है। मैंने उसे छुआ और कुछ अजीब हुआ। बताओ, क्या हुआ? ड्रम ने तुम्हें क्या कहा? ड्रम ने मुझसे कुछ कहा नहीं, पर जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की, उसे खुद ही धक्का मिला और मैं गिर पड़ा। हमें कुछ करना होगा। सोचो, अगर वो ड्रम हमेशा अन्न देता है तो हमारे भी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। पर क्या करना? रानो तो ड्रम का राज किसी को नहीं बताती। हम उसे डराकर या जोर जबरदस्ती से नहीं ले सकते। पर एक और रास्ता है। शिकारी चील को बुलाएंगी। वो इंसानों का डर रखता है। उसे एक इशारा दो और वो हमारे लिए उस ड्रम को तोड़ देगा या रानो को धमका देगा कि ड्रम छोड़े। शिकारी चील? वो बहुत तेज और खतरनाक है। अगर वो रानो को नुकसान पहुंचाएगा तो? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सिर्फ उस ड्रम को तोड़वाएंगे। कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर सब अन्न हमारे पास आ जाएगा। गौरी की चालाकी सुनकर कालू के चेहरे पर लालच और चाहत दोनों झलक उठे। नदी की धीमी धार में उनके छोटे छोटे सायों ने मिलकर एक बड़ी साजिश रचने की ठानी। ठीक है, तुम सही कह रही हो।
कल सुबह निकलते हैं, जब रानो दूर हो। मैं शिकार चील को बुलाकर सब सेट कर दूंगा। अगली सुबह कालू कौआ शिकार चील के पास गया। शिकार चील पेड़ की शाखा पर आराम से बैठा था। अरे शिकार चील, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए काले कौवे? रानो चिड़िया का नीला ड्रम है, हमें उसे तोड़ना है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा खजाना दिलाऊंगा। तोड़ना? पर रानो तो बहुत नेक दिल है, मैं किसी की मेहनत और घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे देखो, कोई नुकसान नहीं होगा, बस वो ड्रम कैसे भी करके हमें उससे लेकर दे दो, फिर हर रोज नया शिकार हम तुम्हें लाकर देंगे। शिकार चील थोड़ी देर सोचता है। कालू, मैं शिकारी हूँ, पर मेरा भी एक नियम है, मैं कभी किसी के घर को नहीं उजाड़ता और न मासूमों को डराता। पर सोचो, तुम्हें रोज भरपेट खाना मिलेगा। शिकार चील कौवे की पूरी बात बिना सुने उड़कर वहाँ से चला जाता है। अगर शिकार चील मदद नहीं करेगा तो किसी और को क्यों ना मनाऊं? कालू तेजी से उड़ता हुआ जंगल के उस हिस्से की तरफ जाता है जहाँ लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी दीदी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रानो के पास एक जादुई नीला ड्रम है, उसमें कभी अन्न खत्म नहीं होता। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दिलवाऊंगा जो तुम चाहो। जादू और अन्न सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये बताओ मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे बच्चों के लिए हमेशा खाना, और जब ड्रम हमारा होगा जंगल में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रात के समय लोमड़ी धीरे धीरे ड्रम के पास पहुंचती है। कालू ऊपर से चक्कर काटता है। वे ड्रम को घसीटने और तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तू ऊपर से पकड़, मैं नीचे से धक्का मारती हूँ। मैं पकड़ लूंगा, तुम बस धक्का मारो। पर जितना वे खींचते और धक्का मारते, ड्रम उतना ही अडिग रहता। अचानक ड्रम की सतह से हल्की सी चमक निकलती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बचा रही हो। लोमड़ी भारी सन्नाटा में थक कर बैठ जाती है। कालू बार बार कोशिश करके गिर पड़ता है। आसपास के पेड़ों पर कुछ जानवर छुपकर देख रहे थे। ये कहाँ की चीज है? मैंने कभी इतना मजबूत कुछ नहीं देखा। फिर भी हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सुबह की पहली किरणों के साथ थक हार कर लोमड़ी और कालू वहाँ से भाग खड़े हुए। रानो अपने बच्चों के साथ ड्रम के अंदर सुरक्षित सोई हुई थी। उसे कुछ भी पता नहीं चला। आराम करो बच्चों, हमारा घर बहुत मजबूत है। कुछ दिनों बाद रानो ने ड्रम के बाहर छोटे छोटे फूल और रंग बिरंगे पत्ते सजाकर उसे और भी प्यारा बना लिया। वह वहाँ अपने बच्चों के साथ खुश रहती। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेक दिल लोग चाहे कितनी भी मुश्किल का सामना करें, सच्चाई और दया अंत में जीतती। जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। नाम था रानो चिड़िया। उसका घर बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन रानो का सपना था अपनी मेहनत से बच्चों का पेट भरना और उन्हें अच्छी जिंदगी देना। बच्चों देखो, ये जो हरी हरी मिर्च मैंने बोई है ना, जब बड़ी हो जाएगी तो इन्हें बेचकर हम पैसे कमाएंगे। फिर तुम्हें अच्छे कपड़े और मीठा खिलाऊंगी। सच अम्मा, हमें भी मिठाई मिलेगी? हाँ बेटा, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। पास ही पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी बैठे थे। दोनों रानो की बातें सुनकर हंसने लगे। ये देखो, मिर्च उगाकर पैसे कमाएगी। मिर्च से भी किसी का घर गुजारा होता है क्या? सही कहते हो जी। लोग गेहूं धान बोते हैं और ये बेचारी मिर्च। अरे मिर्च तो सबके मुंह में जलन ही करेगी। तुम लोग चाहे मजाक उड़ाओ, पर मेहनत से बोई फसल कभी बेकार नहीं जाती। इतना सुनकर रानो का अच्छा दोस्त मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती उड़कर आ गए। रानो बहन, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। हाँ रानो, तुम मेहनत करो। जब फसल तैयार होगी, मंडी में बेचोगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम्हारे बच्चे भी खुश रहेंगे। रानो मुस्कुराई और उसका हौसला और बढ़ गया। अब वो और भी मेहनत से अपनी मिर्चों की देखभाल करने लगी। रानो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत जाती, छोटे पंखों से पानी भरती और मिर्च के पौधों को सींचती। बढ़ो मेरी मिर्चों,
जल्दी बड़े हो जाओ ताकि मैं मंडी जाकर तुम्हें ऊंचे दाम पर बेच सकूं। अम्मा, हम भी मदद करेंगे। धीरे धीरे खेत हरी मिर्च से भर गया। फसल तैयार हुई तो रानो ने सोचा, चलो मंडी में बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। उसने अपनी बैलगाड़ी में मिर्चें भरी और शहर की मंडी में चली गई। बेटा, घर संभालना, मैं मंडी जा रही हूँ। अगर ये मिर्च बिक गई तो तुम्हें मिठाई लाकर दूंगी। वाह अम्मा, जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रानो गाड़ी खींचते हुए धीरे धीरे जंगल के रास्ते चल पड़ी। तभी सामने कालू कौवा पेड़ पर बैठा दिखा। ओहो रानो, ये क्या ले जा रही हो? मिर्चियों का टोकरा? इन्हें कौन खरीदेगा? कालू, ये मेरी मेहनत है, भगवान चाहेगा तो सब बिकेगा। अरे मूर्ख, मंडी वाले क्या मिर्च से घर बनाएंगे? अरे मिर्च तो बस जलन देती है, कोई खरीदता थोड़े है। तुम जितना मजाक उड़ाओ, पर मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। आजमा लूंगी, कौन जाने किसे मेरी मिर्च पसंद आ जाए। रानो बिना रुके आगे बढ़ गई। कालू उसके पीछे हंसता रहा, लेकिन रानो का हौसला नहीं टूटा। धीरे धीरे वह मंडी की ओर बढ़ने लगी। मंडी में सबसे पहले मिला बंटी कबूतर दुकानदार। अरे रे, इतनी छोटी मिर्चें, हमारी मंडी में तो बड़ी और चमचमाती मिर्च बिकती है, ये कौन खरीदेगा? पर ये तो बहुत स्वादिष्ट है। नहीं नहीं, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। फिर रानो पहुंची लाल तोते के पास। हाँ, ओ रानो दीदी, ये मिर्च का क्या करूं? इतना छोटा छोटा, हमारे ग्राहक बोलेगा ओफो, ये तो कुछ काम का नहीं। लाल तोता भाई, ये छोटे मिर्च बहुत तीखे हैं, खाना बनेगा तो मजा आ जाएगा। तू चख के देख तो सही। ना रे, हमें छोटा मिर्च नहीं खरीदेगा। आगे जाओ बहन, आगे जाओ, ग्राहक को टाइम हो रहा है। रानो ने फिर आगे बढ़ी और एक दुकान पर रुकी जहाँ हरियाणवी तोता बैठा था। अरे बहन, तब मिर्च लेके आई है, यो कहीं बिकेगी? हम तो मोटी मोटी हरी हरी मिर्च लेवे, तेरी ये लटकती फटकती मिर्च कदे बिकेगी? भाई, ये मिर्च मैंने बहुत मेहनत से उगाई है। दिन रात खेत में पानी डाला, धूप में तप गई। अगर तू खरीद लेगा तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। ना ना बहन, यो मिर्च तो कड़वी लागे है, मेरी दुकान पर तो ये काम की नहीं, तू कहीं और जा। ठीक है भाई, अगर तुझे भी पसंद नहीं आई तो मैं लौट जाती हूँ। थकी हुई निराश रानो अपने खेत वापस आई। बच्चे उसका उदास चेहरा देखकर रोने लगे। अम्मा, क्या हुआ? मंडी में कोई मिर्च नहीं खरीदी? हाँ बेटा, किसी को हमारी मेहनत की कीमत नहीं समझ आई। फिर थोड़ी देर सोचकर बोली, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इन्हीं मिर्चों से अपना घर बना लूंगी। रानो ने हरी मिर्च, टहनियों और बेलों से 3 मंजिला घर बनाना शुरू किया। देखो बेटा, पहली मंजिल रसोई होगी, दूसरी कमरा और तीसरी मंजिल हमारी छत। वाह अम्मा, कितना सुंदर घर है। दिन रात मेहनत करके आखिरकार रानो का हरी मिर्च का 3 मंजिला घर तैयार हो गया। उधर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी पेड़ पर बैठकर रानो का घर देख रहे थे। अरे ओ गोरी, देखो जरा, ये गरीब रानो ने मिर्चों का घर बना लिया। अब कोई उसके घर में जाएगा तो मुंह जल जाएगा। सही कह रहे हो जी। बारिश आएगी तो ये मिर्च का अचार बनेगा और गर्मी आएगी तो ये मिर्च सूखकर झड़ जाएगी। अरे, घर तो लकड़ी, मिट्टी, पत्तों से बनते हैं, ये मिर्च का घर किस काम का? सब लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। चलो जी, इसे कहते हैं गरीब की सोच और गरीब का घर। एक रात अचानक तेज बारिश और तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ टूटने लगे, सबके घर बिखर गए। अरे रे, मेरा घर उड़ गया। अब कहाँ जाएं? सिर्फ रानो का हरी मिर्च का घर मजबूती से खड़ा रहा। आओ सब लोग, मेरे घर में आ जाओ, यहाँ सबके लिए जगह है। सारे पक्षी रानो के घर में सुरक्षित हो गए। सबको समझ आया कि मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होता, मेहनत और दया ही असली ताकत है। रानो बहन, हमने तेरा मजाक उड़ाया था, माफ कर दे, असली समझदारी तेरे पास है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अब हम सब मिलकर रहेंगे। उस दिन से जंगल के सारे पक्षी रानो चिड़िया का आदर करने लगे।
शाम का समय था। अपने घर के दरवाजे पर वो छोटी सी चिड़िया उदास बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, तुम बाहर क्यों बैठी हो? घर के अंदर जाओ और ये बताओ पापा कहाँ हैं? मिट्ठू अंकल जी, मैं पापा का ही इंतजार कर रही हूँ। वो अब तक घर नहीं आए हैं। अब तो अंधेरा होने लगा है। टुन्नू चिड़ा को आ जाना चाहिए था, शायद कोई काम होगा। अब मैं चलता हूँ। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा शादी के जोड़े में आता है। उसके साथ एक पिंकी चिड़िया थी। पापा पापा, ये आंटी कौन है? गुड़िया बेटी, ये तुम्हारी नई मम्मा है। अब ये हमारे साथ रहेंगी और तुम्हें कहानियाँ सुनाएंगी। क्या पापा, दूसरी मम्मा भी होती है? ये बात तो मैंने कभी नहीं सोची थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे मम्मा मिल गई। गुड़िया चिड़िया खुश होती है और वे तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया खाना बनाती है। पिंकी जी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मुझे उसी की चिंता थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की है। आप समझ रही हैं ना? हाँ पति जी, अब आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। गुड़िया मेरी बेटी है, मैं उसका अपने से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर टुन्नू खुश हो जाता है। पिंकी गुड़िया को अपने पंख से खाना खिलाती है। वो उससे बहुत प्यार करती है। इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। पिंकी जी, अब मुझे जाना होगा। मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। मेरे बाद गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखना। अरे पति जी, आप क्यों चिंता करते हो? मैंने कहा ना, अब गुड़िया मेरी बेटी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप खुश होकर नौकरी कीजिए, मैं और गुड़िया बहुत खुश रहेंगे। हाँ पापा, नई मम्मा बहुत अच्छी है। ये कहानियाँ भी सुनाती है, मुझे मजा आता है। आप जाएं। टुन्नू चिड़ा शहर चला जाता है। रात हो जाती है। मम्मा, आज आप कहानी नहीं सुनाएंगी? आपको पता है ना, कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। चुड़ैल की बच्ची, अब बताती हूँ। मेरी नाक में दम कर रखा है। अब तेरी सेवा नहीं, तुझे सबक सिखाऊंगी। चल जल्दी से मेरे पंख दबा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। गुड़िया पंख दबाने लगती है। पिंकी उसे खींचकर चाटा मारती है। तेरे पंखों में जान नहीं, ठीक से दबा, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी। गुड़िया रोती हुई पंख दबाती है और जमीन पर ही सो जाती है। सुबह को पिंकी चिड़िया डंडा मारती है। महारानी खर्राटे लेकर सो रही है, घर का काम कौन करेगा? माँ, मैं काम कर दूंगी, मगर इस डंडे से क्यों मारा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जबान चलाती है। ले, एक और डंडा खा। तू होती कौन है मना करने वाली? अब रसोई में जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना। गुड़िया डर के मारे रसोई में जाकर चाय बनाती है। छी छी, कितनी बुरी चाय बनाई है। कर्मजली, तुझे कुछ बनाना नहीं आता? मार मार के सिखाना होगा। पिंकी गुड़िया को पीटने लगती है। गुड़िया रोती है। ऐसे गुड़िया की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वो मार के डर से घर के सारे काम सीख जाती है। एक दिन गुड़िया दूध गर्म कर रही थी। सोचते सोचते माँ को याद करने लगी। दूध उबलकर बाहर गिर गया। मनहूस, सारा दूध निकाल दिया। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? रुको, अभी बताती हूँ तुझे। मम्मा, गलती हो गई। मैं अपनी माँ को याद कर रही थी। आगे से कभी नहीं करूँगी। प्लीज मत मारो। कल को पापा से भी कहेगी, तेरी अकल ठिकाने लगानी होगी। मैं पापा को सब बता दूंगी। आप बहुत बुरी है। क्या कहा? तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो गुड़िया को एक कमरे में बंद कर देती है और 2 दिन तक खाना पानी नहीं लेती। 2 दिन बाद दरवाजा खोलकर देखती है, गुड़िया बेहोश पड़ी है। हाय, ये तो मर गई। अब टुन्नू जी को क्या जवाब दूंगी? इसको कहीं फेंकना होगा। वो गुड़िया को पहाड़ों में फेंक आती है और बहाना बना देती है कि वो गुम हो गई। कुछ दिन बाद टुन्नू घर आता है। अपनी बेटी के लिए गुड़िया और खिलौने लाया था। गुड़िया बेटी, कहाँ हो? देखो, मैं गुड़िया और रिमोट वाली कार लाया हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? पति जी, मुझे माफ कर दीजिए। गुड़िया पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मैंने बहुत ढूंढा, पुलिस कंप्लेन भी की। शायद वो भाग गई हो। कोई बात नहीं पिंकी जी, अब मैं आ गया हूँ। मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। वो बहुत ढूंढता है, मगर गुड़िया का कहीं कोई पता नहीं चलता। कई महीने गुजर जाते हैं। इधर पिंकी के साथ हादसा होता है। वो अंधी और लंगड़ी हो जाती है।
हे भगवान, मेरी जिंदगी नरक बन गई। शायद गुड़िया की आत्मा ने मुझे श्राप दिया है। क्या गुड़िया की आत्मा? मगर वो तो गुम हो गई थी। पिंकी रोते रोते टुन्नू को सब सच बता देती है। हत्यारन, जालिम, ऊपर वाले ने तुझे सजा दे दी है। अब तू यूं ही तड़प तड़प कर मरेगी। मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं टुन्नू जी, मुझे मत छोड़कर जाइए। मैं अंधी हूँ, लंगड़ी हूँ, अकेली नहीं जी पाऊंगी। ये सब तुम्हें तब सोचना था जब मेरी मासूम बेटी को मार डाला था। अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। टुन्नू हमेशा के लिए चला जाता है। पिंकी चिड़िया अकेली और दुख भरी मौत मरती है। तो प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। प्लीज हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने प्यारे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनके पास एक प्यारा सा घोंसला था जो पेड़ की शाखाओं में छुपा हुआ था। उसी जंगल में एक समझदार तोता भी रहता था जिसका घर रंग बिरंगे फलों से सजा हुआ था। जंगल में एक शरारती कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। तभी टुनटुनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं तुम सबके लिए ताजे फल लेकर आती हूँ, ध्यान रखना। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर जाती है, गोरी कौवी वहाँ आ धमकती है। अरे वाह, तोता और टुनटुनी चिड़िया के घरों में इतने सारे फल हैं, क्यों न मैं कुछ उठा लूं? वो तोते के घर में जाकर खूब सारे फल चुराती है और काले कौवे कालू के पास ले जाकर कहती है, कालू देख, मैं कितने अच्छे अच्छे फल लाई हूँ तेरे लिए। वाह गोरी, तू तो बड़ी काम की निकली, मजा ही आ गया। ऐसी बारिश में मुझसे भोजन ढूंढने का भी मन नहीं करता। तू तो बहुत अच्छी है, तू मेरा बहुत ध्यान रखती है। तोता अपने घर लौटता है और देखता है कि उसके फल गायब हैं। वह सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी घटना बताता है। सुनो टुनटुनी बहन, तुम्हें पता है मेरे सारे फल कोई चुरा कर ले गया। पता नहीं कौन है ये चोर। अरे तोता भैया, कहीं गोरी कौवी तो नहीं? मुझे तो उस पर शक हो रहा है। हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे खुद उस पर शक हो रहा है। उसके अलावा ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। फिर टुनटुनी चिड़िया और तोता मिलकर एक योजना बनाते हैं कि चोर का पता कैसे लगाया जाए। तभी गोरी कौवी उनके घोंसले के पास आती है और एक लाल सेब चुरा लेती है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसे सेब चुराते हुए देख लेती है। अरे गोरी कौवी, तुमने मेरे घर से सेब चुराया है? तभी गोरी कौवी उसे बहाने बनाते हुए कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ये तो मेरा सेब है। चलो अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया और तोता लोहार चिड़ा के पास जाते हैं और उससे चोर को पकड़ने की मदद मांगते हैं। लोहार भाई, हमारे घरों में चोरी हो रही है, कोई तरीका है चोर को पकड़ने का? हाँ, ये लो शिकंजा, इसे अपने घर के पास लगाओ और चोर को रंगे हाथ पकड़ सकते हो। फिर रात होती है। टुनटुनी चिड़िया और तोता पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करते हैं। तभी गोरी कौवी वहाँ आती है। फलों के लालच में वो शिकंजे में फंस जाती है। गोरी, चोरी का अंजाम यही होता है। आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई टुनटुनी चिड़िया, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। टुनटुनी चिड़िया और तोता गोरी कौवी को शिकंजे में फंसा देखकर मुस्कुराते हैं। बच्चों को भी मजा आ रहा था। गोरी कौवी, तुम्हारी यह आदत बहुत गलत है। अगर तुम माफी मांगकर आगे से चोरी नहीं करने का वादा करती हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, अब मैं कभी किसी का सामान नहीं चुराऊंगी। यह मेरी गलती थी और अब मैं समझ गई हूँ चोरी करना गलत है। अच्छा गोरी कौवी, तो चलो हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर फिर से किसी के घर से चोरी की तो पूरे जंगल में तुम्हारी बदनामी होगी। नहीं तोता भाई, अब मैं पूरी तरह से सुधर गई हूँ। अब से मैं खुद मेहनत करके खाना खोज कर खाऊंगी। तोता और टुनटुनी चिड़िया शिकंजे को खोलते हैं और गोरी को आजाद कर देते हैं। गोरी कौवी जल्दी से उड़कर दूर चला जाती है और वो अपने किए पर पछतावा महसूस करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गोरी कौवी अपनी आदत सुधारने की कोशिश करती है और जंगल के अन्य पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करती है। वह खुद मेहनत करके अपने लिए खाना ढूंढती है और दूसरों की मदद भी करने लगती है। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया के बच्चों के लिए कुछ मीठे बेर लेकर आती है।
टुनटुनी बहन, ये मीठे बेर मैं तुम्हारे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब मुझे माफ कर देंगे। गोरी कौवी, यह देखकर अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती सुधारी है। अब तुम हमारी सच्ची दोस्त हो। हाँ गौरी कौवी, अब तुम हमारी दोस्त हो। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सभी मिलकर हंसते हैं और गौरी कौवी अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगती है। जंगल के अन्य पक्षी भी उसके इस बदलाव को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरी आदतें छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से जीना सबसे अच्छी बात है। जंगल में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। ठंड इतनी थी कि हवा भी खपखपा रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से इग्लू में अपनी 2 बेटियों के साथ दुबकी हुई थी। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। रानो चिड़िया की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। उसे अपने पति टुन्नू चिड़ा की याद आ रही थी, जो पिछले साल की बर्फबारी में फंसकर जम गए था, जिसका गम रानो चिड़िया अभी तक नहीं भूला पाई थी। गुड़िया चिड़िया, सुनो, ठंड बहुत तेज है, हमें हिम्मत से रहना होगा। तुम्हारे पापा अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी याद हमें हमेशा ताकत देती है। अगर हमने डरकर हार मान ली तो यह ठंड हमें और कमजोर बना देगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत से लड़ूंगी। माँ, तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस ठंड का मुकाबला करेंगे। हम भी बड़े होकर पापा की तरह बहादुर बनेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तुम दोनों मेरी ताकत हो। जब तक हम साथ हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। जंगल के पास एक सूखे पेड़ पर कालू कौवा और उसकी साथी गौरी कौवी बैठे थे। ठंड ने उनका घोंसला तोड़ दिया था। वे पिछले कई दिनों से रानो चिड़िया के इग्लू घर को ताक रहे थे। देखो तो गोरी, रानो का इग्लू कितना आरामदायक और गर्म है। वहाँ बर्फ से कोई फर्क नहीं पड़ता और अंदर बहुत अच्छा लगता है। अगर हम उस घर पर कब्जा कर लें तो पूरी सर्दी आराम से और बिना किसी परेशानी के कट जाएगी। हाँ, ये सच है कालू। रानो का इग्लू घर बहुत अच्छा है, लेकिन रानो चिड़िया इतनी भोली भी नहीं है। वो हमें यूं ही घर नहीं देगी। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा बहलाऊंगा कि वो हमें खुद अपने घर में जगह दे देगी। फिर हम उस घर में बैठकर सर्दी से बचेंगे और उसे उसके घर से भगा देंगे। अब टुन्नू भी नहीं है, वो कमजोर है। एक दिन कालू और गौरी रानो के इग्लू के बाहर पहुँचे। कालू ने अपने पंख फैलाकर नकली दुख का नाटक किया। अरे रानो बहन, ठंड में हमारी हालत बहुत खराब है। हमारा घोंसला टूट गया है। क्या तुम हमें कुछ दिन अपने इग्लू घर में पनाह दोगी? अरे कालू भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है। मैं अपनी बेटियों के साथ जैसे तैसे रहती हूँ। मेरा खुद का गुजारा बड़ी मुश्किलों से हो पाता है। अरे बहन, हम दोनों किसी को परेशान नहीं करेंगे। तुम तो दिल की बहुत बड़ी हो। हमें थोड़ी सी जगह दे दो, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। देखो ना रानो बहन, हमारा दर्द तुमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। मुझे डर है कि हम कहीं इस ठंड में जम न जाए। रानो को दया आ गई और उसने उन्हें घर में पनाह दे दी। कुछ ही दिनों में कालू और गौरी ने रानो के इग्लू पर कब्जा करने की चालें शुरू कर दी। अब ये घर हमारा हो जाएगा। ये भोली चिड़िया हमारी चाल समझ ही नहीं पाएगी। सही कहा। देखती जाओ, अब इसे समझ नहीं आएगा कि हम कब इसके घर के मालिक बन गए। रानो को जल्दी ही एहसास हो गया कि कालू और गौरी उसके घर को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कालू भैया, आपने कहा था कि आप कुछ दिन रुकेंगे, लेकिन अब तो आप मेरा सामान इधर उधर करने लगे हैं। ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? अब तो ये घर हमारा हो गया है। हमें यहाँ से हटाने की सोचना भी मत। रानो परेशान हो गई। उसने मदद मांगने का सोचा। रानो उड़कर अपने दोस्त मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया के पास गई। मिट्ठू भैया, कालू कौवा और गौरी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मुझे उनकी मक्कारी से बचाओ। वो दोनों मक्कार मुझसे मदद मांगने आए थे। अब वो मेरे ही घर पर कब्जा कर मुझे और मेरे बच्चों को बेघर कर दिया। रानो, तुमने उन्हें घर में जगह क्यों दी? कालू कौवा बहुत चालाक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बार कालू को सबक सिखाना पड़ेगा। रानो, मिट्ठू और टुनटुनी चिड़िया और कबूतर इग्लू पर पहुँचे। उन्होंने कालू से घर छोड़ने को कहा। कालू, ये घर रानो का है। तुमने चालाकी से कब्जा किया है, अभी इसे खाली करो।
अरे मिट्टू, तुम अपने दाने चबाओ। ये मामला मेरा और रानो का है, तुम बीच में मत पड़ो। कालू भैया, ये मेरा घर है। मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे साथ ये धोखा किया। धोखा नहीं बहन, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जो ताकतवर है वही जीतता है। कालू और मिट्ठू के बीच बहस गर्म हो गई। मिट्ठू ने अपनी चोंच से कालू पर हमला कर दिया। कालू ने भी अपने तीखे पंजों से जवाब दिया। जैसे ही लड़ाई बढ़ी, आसमान से रोशनी का एक गोला चमका। जादुई परी वहां प्रकट हुई। रुको, इस जंगल की शांति भंग करने वाले, अब तुम्हारी चालें नहीं चलेंगी। कालू, तुम्हें इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था। कौन हो तुम जो हमारे मामले में दखल दे रही हो? मैं रानू चिड़िया की मदद करने आई हूँ। ये उसका घर है और तुमने इसका फायदा उठाया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। परी ने जादू से कालू और गौरी को बर्फ के अंदर कैद कर दिया। रानू ने राहत की सांस ली। मिट्ठू और टुनटुनी ने उसे सहारा दिया। जंगल के अन्य पक्षी उसके पास आए और उसकी हिम्मत की तारीफ की। रानो चिड़िया, तुमने जो किया वो हमें भी सिखाता है कि हमें अपने भोलेपन के लिए सतर्क रहना चाहिए। मैंने यह सब अपनी बेटियों के लिए किया, अब मैं और सतर्क रहूंगी। जंगल में ठंड खत्म हुई और रानो ने अपने इग्लू को और मजबूत बना लिया। कालू और गौरी ने फिर कभी रानो से पंगा लेने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दया दिखाओ, लेकिन अपने हक की रक्षा करना कभी मत भूलो। जंगल में हल्की हवा चल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रानो चिड़िया और गुड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। गुड़िया अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ने की कोशिश कर रही थी। मम्मा देखो, मैं अब थोड़ी ऊंची उड़ सकती हूँ। बहुत अच्छा गुड़िया, दिन पर दिन बहादुर होती जा रही हो, लेकिन ध्यान रखना, आसमान में उड़ने से पहले जमीन को देखना मत भूलना। मम्मा, क्या जमीन पर कोई खतरा होता है? हाँ बेटा, जंगल में कई तरह के खतरे हैं जिससे हमें बचना जरूरी होता है। सबसे बड़ा खतरा है लालच और धोखा। एक पुरानी और गंदी डाल पर कालू कौवा बैठा था। उसने सफेद कोट पहन रखा था और चारों ओर दवाइयों की बोतलें फैली हुई थी। जंगल के पक्षी उसके पास इलाज के लिए आते हैं। आओ आओ, डॉक्टर कालू के पास हर बीमारी का इलाज है। टूटे पंख हो, कमजोर चोंच हो या कमजोर दिल, सबका इलाज यही मिलेगा। आओ पक्षियों, अपना इलाज करवाओ। तभी एक कबूतर लंगड़ाते हुए उसके पास आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? बताइए डॉक्टर कालू, क्या आपके पास मेरी इस बीमारी का इलाज है? कबूतर की बात सुनकर डॉक्टर कालू कबूतर से कहता है, बिल्कुल कबूतर भाई, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ पंख निकालने होंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नई ताकतवर दवाई दूंगा जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कबूतर सहमति में सिर हिला देता है। कालू कौवा उसकी तकलीफ का फायदा उठाकर उसके पंख निकाल लेता है। वहीं रानो चिड़िया जंगल में घूम रही होती है। उसे कई पक्षी दुखी और घायल हालत में दिखते हैं, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। यह क्या हो रहा है? जंगल के सभी पक्षी इतने कमजोर और दुखी क्यों दिख रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा। तभी एक घायल तोता पेड़ के नीचे बैठा था। रानो चिड़िया उसके पास जाती है। अरे तोता भैया, तुम्हें क्या हुआ? तोता उसे दर्द भरी आवाज में अपनी परेशानी बताता है। रानो बहन, मैं डॉक्टर कालू के पास गया था। उसने मेरे पंख ठीक करने का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे और कमजोर बना दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रानो बहन, मुझे लगता है कि वह हमारे शरीर के हिस्से किसी को बेच रहा है। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया उड़ती हुई डॉक्टर कालू की क्लिनिक पर जाती है। रानो चिड़िया कालू की क्लिनिक के पास छुपकर उसकी बातों को सुनती है। कालू एक गिद्ध से बात कर रहा होता है। बालू गिद्ध, आज मैंने तुम्हारे लिए 3 पक्षियों के पंख निकाले हैं। इसके बदले जो पैसे मिले उससे मैं और दवाइयाँ खरीद लूंगा। अच्छा काम कर रहे हो कालू, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर तुमने मेरे लिए पक्षियों की सप्लाई बंद कर दी तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। उन दोनों दुष्ट पक्षियों की बात सुनकर रानो चिड़िया दंग रह जाती है। ये तो बड़ा धोखेबाज डॉक्टर है। मुझे कैसे भी करके इसे सबक सिखाना होगा ताकि ये जंगल के पक्षियों को परेशान न कर सके।
अगले दिन गुड़िया चिड़िया खेलते खेलते डॉक्टर कालू की क्लिनिक के पास चली जाती है। उसे देख कालू मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो, ये तो छोटी चिड़िया है। तुम्हें क्या तकलीफ है बच्ची, बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ अंकल, मैं तो बस यहाँ खेल रही थी। अंदर आओ बेटा, मैं तुम्हें पीने के लिए मीठा पानी दूंगा। गुड़िया चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है। फिर डॉक्टर कालू की बात मानकर गुड़िया अंदर जाती है और कालू उसके पंख निकालने की तैयारी करता है। तभी रानो चिड़िया को गुड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से कालू की क्लिनिक में पहुंचती है। तुम मेरी बेटी से क्या कह रहे हो? बताओ मुझे, तुम उसके साथ क्या करने वाले थे? कालू डरते हुए रानो से कहता है, अरे रानू चिड़िया, मैं तो बस इसे ठीक कर रहा था। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी सच्चाई सुन ली है। तुम गिद्ध के लिए पक्षियों के शरीर के हिस्से बेच रहे हो। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर जंगल के अन्य पक्षी भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, ये सच है, डॉक्टर कालू ने हमें धोखा दिया। फिर रानो चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। कालू, तुम्हारी ये हरकत माफ नहीं की जा सकती। तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। तुमने इस जंगल में रहने वाले पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारा जुर्म माफ करने के काबिल नहीं है। कालू गिड़गिड़ाते हुए शेर से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं दोबारा ये कभी नहीं करूँगा। कालू, माफी से उन पक्षियों का दर्द खत्म नहीं होगा जिन्हें तुमने धोखा दिया। डॉक्टर कालू को जंगल से निकाल दिया जाता है। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने घर लौटते हैं। मम्मा, आपने मुझे और सभी पक्षियों को बचा लिया। हमेशा याद रखना बेटा, सच और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। इसलिए कभी किसी से डरना नहीं चाहिए और हिम्मत से हर परेशानी का सामना करना चाहिए। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आती है और दुष्ट डॉक्टर कालू को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा बुराई की जड़ है, लेकिन सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल का। एक बार बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले पहले ही एक बड़ा सा समूह पक्षियों का सुंदरवन जैसे बड़े जंगल में रहने आया था। वहाँ पर उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी पक्षी परेशान थे कि वह कहाँ रहेंगे, कहाँ से दाना ढूंढेंगे। आखिरकार वह जंगल नया जो था। मोटी चोंच वाले तोते, क्या देख रहा है मुझे घूर घूर कर? मेरी शक्ल में क्या तुझे कुछ और नजर आ रहा है जो मुझे घूरे जा रहा है? अरे, तुम मेरी सूरत के सामने बैठोगी तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं घूर रहा। तुम हट क्यों नहीं जाती यहाँ से? काली कलूटी कौरी आई बड़ी, मुझे क्यों घूर रहा है? इतनी अच्छी नहीं हो तुम जो मैं तुम्हें घूरूंगा। मिठू भैया, गौरी बहन, आप लोग कृपया करके लड़ना बंद करें। यह जंगल हमारे लिए नया है। हर जंगल के कोई न कोई कायदे कानून होते हैं, परंतु हमें इस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप दोनों लड़ना बंद करें। सबसे पहले हमें अपने घोंसले बनाने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि जंगल में बारिशें कभी भी शुरू हो सकती हैं। हाँ रानू बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये गौरी तो हमेशा दूसरे पक्षियों से लड़ती ही रहती है। जल्दी जल्दी बताओ कहाँ जाएं? हम सब किसी पक्षी से मदद मांगते हैं। वो देखें कालू भैया, उस वाले पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। मैं जाकर उसे बात कर कर आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा ठीक है गौरी बहन, चलें, आप भी मेरे साथ चलें। हाँ, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ, बहना ये मुझसे लड़ती रहेगी। मोटी चोंच वाले तोते, चुप चुप कर जा। चले चिड़िया बहन। ऐसा कहकर रानो चिड़िया और गौरी कवि बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, हम लोग इस जंगल में नए नए आए हैं। हाँ, हम लोग इस जंगल में नए नए आए हैं। कृपया आप हमें बताएं कि हम घोंसला कहाँ बनाएं, यहाँ दाना कहाँ मिलेगा और यहाँ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं। आप हमें सारी बातें बता दें। यहाँ कोई शिकारी चील तो नहीं आती ना? कवि बहन चुप कर जाएं। आप कितना बोल रही हैं? जरा सांस ले लें, मैं बात कर तो रही हूँ। माफ करना छोटी चिड़िया, माफ करना मुझे। वो क्या है ना, नया नया जंगल है तो मुझे चिंता सता रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही थी। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे चिंता में जल्दी बोलने की आदत है। बुलबुल बहन, कृपया आप मुझे बताएं, क्या हम यहाँ पर घोंसला बना सकते हैं? अगर हम यहाँ पर अपने पक्के घर बना लें तो बारिशों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना?
नहीं नहीं, बारिशों में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप मेरे साथ जंगल चलें, मैं आपको ले चलती हूँ। मुझे भी अपना पक्का घर बनाना है, मैंने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल बहन। ठीक है, फिर हम लोग आपके साथ ही चलते हैं। अभी आप लोग कुछ देर आराम कर लें, मैं आप लोगों को बुलाने आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कवि बहन, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर रानो चिड़िया और गौरी कवि वापस से अपने समूह के पास आ जाती है। क्या हुआ, कुछ बताया उन्होंने? हाँ मिठू भैया, वह बुलबुल बहन तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। वह कह रही थी कि हमें अपने साथ जंगल लेकर जाएंगी। इस जंगल में लकड़ियों की कोई भी कमी नहीं है, हम जितनी चाहें उतनी लकड़ियाँ ले सकते हैं। अरे वाह वाह, जितना सुना था ये जंगल तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कालू भैया, टुन्नू जी, आप दोनों जाकर हमारे लिए कुछ दाना ले आए। गुड़िया बेटी भूखी है और जग्गू बेटे को भी भूख लग रही होगी। हाँ मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा, आप मेरे लिए मीठा मीठा फल लेकर आना। ये जंगल बहुत अच्छा है, यहाँ के फल कितने अच्छे होंगे। पापा, मेरे लिए भी आप मीठा मीठा फल लेकर आना। जग्गू और गुड़िया दोनों ही मीठे फल की जिद कर रहे थे। तभी मम्मा चिड़िया उनसे कहती हैं, गुड़िया बेटी, जग्गू बेटे, आप दोनों ऐसे ना कहें। आप मीठे फल के बारे में ना सोचें। अभी आपके पापा को जो भी मिलेगा वे वही लेकर आ जाएंगे और आप अभी उसी से गुजारा करें। जब हम इस जंगल में थोड़े पुराने हो जाएंगे तो हम लोग आराम से आपके पसंदीदा भोजन लेकर आया करेंगे। ठीक है बेटा? कालू जी, परंतु मेरे बेटे के लिए तो आप मीठा फल ही ले आना अगर मिले तो। मेरा भी बहुत मन कर रहा है मीठा फल खाने का। गोरी गोरी, तू अपनी चटोरी चोंच को बंद रख, देखते हैं जो मिलेगा वही लेकर आएंगे। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा दोनों मिलकर भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं गौरी कवि और मम्मा चिड़िया दोनों साथ में बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। अरे बुलबुल बहन, आ गई आप? बुलबुल बहन, जल्दी चलो चलो चलो, लकड़ियाँ लेने चलो। गौरी बहन, थोड़ा सब्र करें, जरा बुलबुल बहन को बात तो कहने दे। माफ करना, वो क्या है ना, मेरी ज्यादा बोलने की आदत है। हाँ, वो मैं आप लोगों से यही कहने आई थी कि अभी तो बहुत धूप हो रही है, हम लोग शाम को जंगल चलेंगे लकड़ियाँ लेने। शाम को? मुझे तो बहुत आलस आ रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। शाम को मेरे बस की बात नहीं है। शाम तक घर बन जाता तो हम लोग आराम से अपने घरों में बैठे होते। गौरी बहन, हमें अपने लिए घर बनाना है, घर मजबूत होना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एकदम घर बन जाएगा। गौरी कवि चुप हो जाती है। तभी टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा दाना लेकर आ जाता है। उन्हें गेहूं की कुछ बालियां मिली थी, वे वही लेकर आ जाते हैं। गौरी, ये गेहूं की बालियां ही खा लो। आज तुम अपनी चटोरी चोंच को बंद रखो और ये गेहूं की बालियां खा लो, हमें और कुछ नहीं मिला। कालू जी अभी गए थे, अभी आ गए। जल्दी से, तुमने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की होगी। चुप कर जाएं गौरी बहन, वैसे भी हम सब थके हुए हैं, अभी यही खा लेते हैं। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर से जो दाना मिला था वही खा लेते हैं और सब आराम करने के लिए लेट जाते हैं। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और बुलबुल उनके पास आती है। चले, हम सब मिलकर लकड़ियाँ लेने चलते हैं। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी लकड़ियाँ लेने जाते हैं। सभी पक्षी लकड़ियाँ लेकर अपने अपने जंगल वापस आ जाते हैं। रानो बहन, इस पेड़ पर तो घोंसला मैं बनाऊंगी, तुम कोई और पेड़ देख लो। हाँ हाँ कवि बहन, ठीक है, आप इस पेड़ पर घोंसला बना लें, हम कोई और पेड़ देख लेंगे। नहीं नहीं, ये पेड़ मेरा है, आप कृपया इस पेड़ पर घोंसला ना बनाएं। दरअसल ये मेरी एक सहेली का पेड़ है, वो भी मेरे साथ ही रहती है। वह अभी किसी काम से अपने माँ के गांव गई हुई है, दूसरे जंगल। आप कृपया किसी और पेड़ पर अपना घोंसला बनाएं। अच्छा ठीक है गौरी बहन, चलें, हम कोई और पेड़ देख लेंगे। क्यों देख लेंगे हम कोई? बुलबुल बहन, आप ऐसा तो ना कहें। अगर मुझे ये पेड़ अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर बना लेती हूँ ना अपना घर। वो आपकी सहेली आकर किसी दूसरे पे बना लेगी घर। वैसे भी कौन सा उसका घर बना हुआ है, हर वक्त चो चो करती रहती है। गौरी बहन, आपने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। अब तो जाओ यहाँ से, मैं तो यहीं अपना घोंसला बनाऊंगी। ऐसा कहकर वह कौवी तो उसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। वहीं मम्मा चिड़िया एक सुरक्षित अच्छा मजबूत पेड़ देखकर उस पर अपना घर बनाती है। देखते ही देखते सभी पक्षियों के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। सभी पक्षियों ने बहुत ज्यादा मेहनत से अपने घर बनाए थे।
और ऐसे ही बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। गौरी कवि ने जबरदस्ती एक चील के पेड़ पर घोंसला बना लिया था। तभी वह चील आती है और उसे घोंसले से बाहर निकाल देती है। कालू कौवा और गौरी कवि तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वह कर भी क्या सकते थे। डर के मारे वे तो अपना ही घोंसला छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। बुलबुल बहन, एक चील ने हमारे घोंसले पर कब्जा कर लिया है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वह मेरी सहेली का पेड़ है, परंतु आपने मेरी एक न सुनी। अब मैं क्या कर सकती हूँ। कालू कौवा और गौरी कवि जाकर रानो चिड़िया के घर पे रहने लगते हैं। गौरी बहन रोना बंद करे, मैंने अपना घर काफी बड़ा बनाया है। आप जब तक कोई दूसरा पेड़ नहीं ढूंढ लेती तब तक आप मेरे घर में रहने लगे। ऐसे ही कालू कौवा और गौरी कवि कुछ दिन चिड़िया के घर पे रहते हैं। जंगल में बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। एक समय की बात है, हिमालय नाम के एक जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। उनके घर के पास वाले पेड़ के नीचे ही एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। एक दिन गुड़िया चिड़िया अपने घर के पास खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी नजर उस छोटे पौधे पर पड़ जाती है। ये लौकी की बेल होगी या करेले की बेल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि यह बेल खरबूजे की हो या अंगूर की हो। यह बेल चाहे जो भी हो, मैं इस बेल को रोज पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन से गुड़िया चिड़िया हर रोज नदी से पानी लाकर अपनी उस बेल को देती थी। समय बीतने के साथ साथ वो बेल भी बढ़ती गई और अब तो वो बेल रानो चिड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी से पानी लेने जा रहे हूँ अपनी बेल के लिए। अब मेरी बेल को ज्यादा पानी की जरूरत है। गुड़िया बेटी, तुम हर रोज इस बेल को पानी देती हो, लेकिन ना जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बढ़ते बढ़ते घर के छत तक पहुंच गई है ये बेल। कोई बात नहीं माँ, मेरा दिल कहता है ये बेल आगे चलकर हमारी बहुत मदद करेगी, इसलिए आप मुझे इसे पानी देने से ना रोके। ये कहकर गुड़िया बिना कुछ सोचे समझे रोज उस बेल को पानी देती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब गुड़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर उस बेल पर एक छोटा सा फल लगा हुआ है, जिसे देखकर गुड़िया चिड़िया शोर मचाने लगती है। मम्मा, उठो मम्मा, देखो हमारी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, यह तो खरबूजे की बेल है। आओ पास चलकर देखते हैं इस खरबूजे को। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आकर उस बेल को देखने लगती है। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं कुछ ही दिनों में इनसे खरबूजे बन जाएंगे। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ खरबूजे को। ये तो मेरे घर के पास ही है चिड़िया। सुनो रानो चिड़िया, मेरा बेटा खरबूजा खाने की जिद कर रहा है। प्लीज चिड़िया, ये खरबूजा मुझे दे दो। नहीं, ये खरबूजा अभी बहुत छोटा है और वैसे भी यह पहला खरबूजा है, इसे हम नहीं दे सकते। कालू भाई, मेरी बेटी इस बेल पर फल लगने का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। अभी तो एक ही खरबूजा लगा है, जब ज्यादा लगे तब तुम ले लेना। तुम माँ बेटी तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे इस बेल पर सोने के खरबूजे लगे हों। मैं कहीं और से खरबूजे ले लूंगा, मुझे तुम्हारे खरबूजे की कोई जरूरत नहीं है। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों बाद बेल पर लगे खरबूजे का रंग बदलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक सोने का खरबूजा बन जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? इसका रंग कैसा बदल गया? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खरबूजा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये एक जादुई खरबूजे की बेल है। ये कोई अंगूर की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खरबूजा अंगूर में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो अंगूर अनार में बदल जाता है। बेटा, इसका मतलब हम जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही बन जाएंगे। यह सब देख रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, ये अनार तोड़कर हम खा लेते हैं।
फिर माँ बेटी अनार तोड़कर खा लेती है। अगले दिन सुबह गुड़िया चिड़िया देखती है कि उस बेल पर 2 खरबूजे लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ को आवाज देने लगती है, मम्मा जल्दी आए, देखें आज हमारी बेल पर 2 खरबूजे लगे हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आज तो 2-2 खरबूजे लगे हैं बेटी। ऐसा करते हैं, हम एक खरबूजे को खा लेते हैं और दूसरे को सोने के खरबूजे में बदल लेते हैं। फिर माँ बेटी मिलकर एक खरबूजे को खा लेती है, जिससे उनका पेट भर जाता है। फिर वो दूसरे खरबूजे को सोने में बदलने का मंत्र पढ़ती है। ये कोई सोने के खरबूजे की बेल थोड़ी है। ये कहते ही कुछ पल बाद देखते ही देखते दूसरा खरबूजा सोने के खरबूजे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे तुम्हारी इस जादुई खरबूजे की बेल से। अब हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इस बेल को बड़ा करने में बहुत मेहनत की है। ये उसी का फल है। फिर रानो चिड़िया उस सोने के खरबूजे को तोड़कर सुनहार के यहाँ बेच देती है, जिससे उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर एक दिन एक तोता रोते हुए रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास न घर है और न कुछ खाने को। प्लीज चिड़िया, मेरी मदद कर दो। तोता भाई, आप चिंता न करें, मैं अभी आपको एक सोने का खरबूजा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खरबूजा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता सोने का खरबूजा पाकर बहुत खुश होता है और सोने का खरबूजा लेकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना नया घर बना लिया था और वो जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद भी किया करती थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और रानो से कहता है, रानो चिड़िया, क्या बात है? तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है जो तू इतनी अमीर होती जा रही है दिन पर दिन? मुझे भी बता। हमारे पास इस खरबूजे की बेल के अलावा और कुछ भी तो नहीं है, और ये कोई सोने की खरबूजे की बेल थोड़ी है। रानो के कहते ही वो सोने के खरबूजे में बदल गए और कालू कौवे के देखते ही देखते सारे खरबूजे सोने के खरबूजे बन जाते हैं। यह देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये साधारण खरबूजे सोने के खरबूजे में कैसे बदल गए? अंकल, ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहते कि ये कोई सोने के खरबूजे थोड़ी है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बेल एक जादुई बेल है और इसमें सोने के खरबूजे भी लग सकते हैं। तभी कालू कौवा रानो से कहता है, रानो चिड़िया, एक सोने का खरबूजा मुझे भी दे दो प्लीज। चिड़िया, मुझे भी दे दो ना। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को एक सोने का खरबूजा दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।